हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉलेज दशा में। आज हम एमएड थर्ड सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र 301A देखेंगे, जो हमारा प्राथमिक शिक्षा यानी एलिमेंट्री एजुकेशन है। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि बताइए। जो इसका ये टाइटल है वो है प्राथमिक विद्यालय स्तर पर संरक्षण प्रणाली व संरचना। तो भारतीय शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि बताइए, तो इसका आंसर है, तो इसको हम देखते हैं आगे क्या है इसमें। भारतीय शिक्षा का आरंभ प्रकृति की गोद में हुआ, परंतु इसका इतिहास पूर्ण रूप से वैदिक शिक्षा से प्रभावित रहा है। क्या कि जो भारतीय शिक्षा थी उसका जो आरंभ था वो हुआ था हमारी प्रकृति की गोद में हुआ था, और जो इसका इतिहास पूर्ण रूप से वैदिक शिक्षा से जो प्रभावित रहा है, क्योंकि भारतीय सभ्यता तथा शिक्षा की पृष्ठभूमि में वेद ही मुख्य हैं। क्या है, भारतीय सभ्यता और शिक्षा की जो पृष्ठभूमि है उसमें मुख्य क्या है, उसमें मुख्य वेद ही है। वैदिक काल में ब्राह्मणों का आधिपत्य था तथा इस कारण से ही इस काल की शिक्षा को ब्राह्मण शिक्षा का नाम दिया जाने लगा। किस कारण से इसका नाम दिया जाने लगा? क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का आधिपत्य था, इसी कारण से इसको ब्राह्मणों की शिक्षा का नाम दिया, इसको जाने लगा। इसके पश्चात गुरुकुल प्रथा को शिक्षा का उचित प्रकार माना गया। तत्पश्चात भारत में बौद्धकालीन शिक्षा, मध्य तथा मुगल कालीन शिक्षा का विस्तार हुआ। इसके पश्चात हमारी जो बौद्धकालीन शिक्षा थी और जो मध्य तथा मुगल कालीन शिक्षा थी उसका विस्तार हुआ। इसके पश्चात भारत में आधुनिक काल का प्रारंभ होने के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ। इसमें हमारी आधुनिक शिक्षा का भी प्रसार हुआ। अतः इस अध्याय में हम निम्नलिखित कालों के अंतर्गत शिक्षा के प्रसार के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारी वैदिक कालीन शिक्षा। तो हम वैदिक कालीन शिक्षा को देखते हैं। तो वैदिक कालीन शिक्षा अथवा प्राचीन शिक्षा। वैदिक युग अथवा वेदों के युग में शिक्षा का स्वरूप पूर्णतः आदर्शवादी था। आचार्य यानी शिक्षक जन के द्वारा छात्रों को निम्न प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें फर्स्ट थी हमारी ईश्वर भक्ति व धार्मिकता की शिक्षा, आध्यात्मिक तथा चरित्र निर्माण की शिक्षा, व्यक्ति के विकास पर बल, सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने की शिक्षा और राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण की शिक्षा। इस प्रकार से वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निम्न मनुष्य में ऐसी क्षमता का विकास करना था जो कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति करवाएं। जिसमें हमारे मेजर एलिमेंट्स क्या थे? वैदिक काल में शिक्षा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं, जिसमें फर्स्ट था हमारा प्राथमिक शिक्षा हेतु निःशुल्क व्यवस्था का होना। वैदिक काल में उपनयन संस्कार के पश्चात ही शिक्षा दी जाती थी। प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा हेतु ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना की गई, परंतु इससे पूर्व ब्राह्मणों द्वारा घर पर शिक्षा दी जाती थी। धीरे धीरे बालकों को शिक्षा हेतु गुरुकुलों की स्थापना की गई। तो हम गुरुकुल को देखते हैं। गुरुकुल क्या कहता है? वैदिक काल में जब बालकों के द्वारा गुरु के घर पर जाकर ये शिक्षा ग्रहण की जाती थी, तो इन्हीं स्थानों को गुरुकुल कहा जाता है। किनको गुरु? जैसे जो हमारा जो वैदिक काल था, तो जब बालकों के द्वारा मतलब गुरु के घर मतलब अपने टीचर के घर पर ही जाकर जो वो शिक्षा लेते थे, उसी को हम गुरुकुल कहते थे। गुरुकुल सदैव गाँव तथा घरों से दूर एकांत स्थान पर होते थे। गुरुकुल कहाँ होते थे? मतलब गाँव से दूर होते थे और मतलब एक अकेले एकांत जगह पर होते, जहाँ पर किसी का शोर शराबा ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित थे: बालकों के व्यक्तित्व का उचित विकास करना, छात्रों के स्वस्थ चरित्र का निर्माण करके उन्हें चित्रवान बनाना, बालकों को व्यवसाय हेतु कुशल बनाना, बालकों में नागरिक तथा सामाजिक दायित्व के निर्वाह की क्षमता का विकास करना, और बालकों में ईश्वर भक्ति की भावना का विकास करना। मतलब जब हमारी जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, तो उसमें जो बालकों के अंदर का जो पर्सनालिटी थी उसको उभारा जाता था। जैसे मतलब जो बच्चा है वो हम उसको मतलब कितना अच्छा ज्ञान दे सकते हैं कि वो कितना अच्छा व्यक्ति बन सकता है। ये सब चीज़ें हमारी वैदिक कालीन शिक्षा में थी। तो नेक्स्ट है विशेषताएं देखते हैं हम। तो वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं निम्न वर्णित हैं। जिससे फर्स्ट है हमारा छात्रों का उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन शब्द का अर्थ है पास ले जाना। अतः शिक्षक को गुरु के पास ले जाने हेतु तो संस्कार किया जाता था। मतलब जो हमारा उपनयन संस्कार होता था उसमें क्या होता था कि जो हमारा जो मतलब हमारा जो स्टूडेंट है उसको शिक्षक के मतलब उसके शिक्षक के पास ले जाएं, तो वही हमारा ये उपनयन संस्कार होता था। इस संस्कार की आयु 8, 11 और 12 वर्ष रखी गई। जो उपनयन संस्कार होता था उसकी आयु हमने कितनी रखी? 8 साल, 11 साल और 12 साल। अध्ययन काल की अवधि 12 वर्ष की थी। जो हम कुछ भी सीखते थे, पढ़ते थे, जो हमारा अध्ययन काल होता था उसकी अवधि कितनी थी? 12 वर्ष की थी। 24 से 25 वर्ष तक बालकों की शिक्षा पूर्ण हो जाए तथा बालक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने योग्य हो जाते थे। मतलब 24-25 वर्ष तक की बालकों की शिक्षा भी पूर्ण हो जाती थी, और वो अपने बाद में गृहस्थ आश्रम मतलब अपनी शादी करो, मतलब कुछ भी बच्चे करो और अपने मतलब
घर गृहस्थी होने लायक वो अच्छे हो जाते थे। वैदिक काल में कोई मुद्रित सामग्री नहीं होती थी। गुरुजनों के द्वारा बालकों की मौखिक रूप में शिक्षा प्रदान की जाती थी। वैदिक काल में शिक्षा की अवधि को निम्नलिखित भागों में बांटा गया था। फर्स्ट है 12 वर्ष तक अध्ययन करने वाले बालक यानी स्नातक। जो हमारा 12 वर्ष तक का बालक था वो होता था स्नातक। और 24 वर्ष तक के अध्ययन हेतु बालक था वसु। और 36 वर्ष तक का जो बालक था वो था रुद्र। और 48 वर्ष का जो बालक था वो था आदित्य। आता अब इसका जो हमारा करिकुलम यानी पाठ्यक्रम है वैदिक काल का वो देखते हैं। तो वैदिक काल के पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक तथा भौतिक भौतिक दोनों ही विषयों का समावेश रहता था। जैसे जिसमें फर्स्ट था मेथड। इस काल में छात्रों को पढ़ाने हेतु मौखिक विधि का प्रयोग किया जाता था। छात्रों को पढ़ाने हेतु निम्न मौखिक विधियों का प्रयोग किया जाता था। प्रश्नोत्तर विधि और वाद विवाद विधि और शास्त्रार्थ विधि। इस काल में भी सरल से कठिन की ओर ले जाने की प्रवृत्ति वृत्ति तथा गुरुसूत्र का संबंध पिता और पुत्र वाला था। इस कारण ही गुरुकुलों का उद्गम हुआ। मतलब पहले के बच्चे मतलब अपने गुरु को अपने पिता समान मानते थे। और जो जो हमारे गुरु थे वो अपने स्टूडेंट को पुत्र के समान मानते थे। इसलिए गुरुकुलों का पहले उद्गम होता गया। और नेक्स्ट देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा क्या है? बौद्ध धर्म के आदर्श उद्देश्य तथा सिद्धांत धर्म से बहुत भिन्न थे। बौद्ध धर्म के जो आदर्श थे उद्देश्य थे और सिद्धांत धर्म से बहुत भिन्न थे। अतः बौद्ध धर्म के प्रचार तथा प्रचार रहे तो एक विशिष्ट शिक्षा प्रणाली का संगठन किया गया। इस शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषताओं को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जैसे बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं। बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं क्या थी? इस कार्य में पवज्जा संस्कार किया जाता था। कौन सा संस्कार? पवज्जा। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे हमारे क्वेश्चन होते हैं उसमें भी पूछ सकता है कि जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उसमें कौन सा संस्कार किया जाता तो वो था पवज्जा संस्कार। जिसमें बालक को अपने परिवार तथा पूर्व स्थिति का परित्याग करके संघ में प्रवेश करना होता था। जिसमें जो हमारा बच्चा था जो हमारा स्टूडेंट था वो परिवार और जो हमारी जो पूर्व स्थिति होती है उसको पूरा त्याग करके संघ में प्रवेश करना होता था। यह संस्कार 8 वर्ष की आयु में किया जाता था। विनय पिटक क्या होता है? विनय पिटक में पवज्जा संस्कार का वर्णन इस प्रकार किया गया है। बालक अपने सिर से बाल मुड़ाता था, पीले वस्त्र धारण करता था, प्रवेश करने वाले मठ के बिच्छुओं के चरणों को अपने मस्तक से स्पर्श करता था और उनके सामने पालथी मारकर भूमि पर बैठ जाता था। तदुपरांत मठ का सबसे बड़ा बिच्छू सबसे 3 बार यह शपथ लेने को कहता था, बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि। जब बालक यह शपथ लेता था तब बिच्छू उनको निम्नलिखित 10 आदेश देता था। जिसमें पहला चोरी मत करना, जीव हत्या मत करना, असत्य भाषण मत करना, अशुद्ध आचरण मत करना, वर्जित समय पर आहार मत करना, मादक वस्तुओं का प्रयोग मत करना और श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग मत करना, किसी वस्तु को दिए बिना उन्हें ग्रहण मत करना, सोना चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं को दान न लेना, नृत्य संगीत तमाशे आदि के पास ले जाने का प्रयास मत करना। इन आदेशों के पश्चात बालक को 90 शिष्य ब्राह्मण या सामनेर कहा जाता था और वह अपने द्वारा चुने जाने वाले भिक्षु से 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता था। जिसमें सेकंड है नव शिष्य के रूप में 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र हेतु मठ छोड़ना अनिवार्य था। पर वह उपसंपदा संस्कार संपादित करने के पश्चात ही पूर्ण भिक्षु बन पाते थे तथा बौद्ध संघ के स्थायी सदस्य बन पाते थे। उपसंपदा संस्कार से पूर्व 8 नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता था। यह नियम निम्नलिखित थे। जिसमें फर्स्ट है हमारे बच्चों के नीचे वास करना, सेकंड है साधारण वस्त्र धारण करना, थर्ड है सात्विक भोजन का प्रयोग करना, फोर्थ है भोजन के लिए भिक्षा मांगना, फिफ्थ है औसत के रूप में गौमूत्र का सेवन करना और सिक्स्थ है चोरी और जीव हत्या न करना, सेवेंथ है अलौकिक शक्तियों का दावा मत करना और एट्थ है स्त्री से यौन संबंध स्थापित मत करना। फिर है बौद्ध काल में पुरुषों के अनुसार ही स्त्रियों को भी पवज्जा तथा उपसंहरण संस्कार का अधिकार प्राप्त था। बौद्ध काल में जो पुरुषों थे मतलब जो स्टूडेंट जो मेल स्टूडेंट थे उनके साथ साथ हमारे फीमेल स्टूडेंट को भी पवज्जा और उपसंहरण संस्कार का भी अधिकार प्राप्त था। अध्ययन के विषय में डॉक्टर जो एस अल्देकर हैं वो क्या कहते हैं? यदि मठों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा बौद्ध द्वारा आयोजित और संगठित की गई थी तथापि अध्ययन के विषय का स्वरूप नहीं पूर्णतः धार्मिकता और न पूर्णतः लौकिक शिक्षा में बौद्ध दर्शन की प्रधानता अवश्य थी, पर हिंदू और जैन धर्मों के अध्ययन के प्रति भी पर्याप्त ध्यान दिया गया था। शिक्षा केवल धर्म दर्शन और तर्कशास्त्र तक ही सीमित नहीं थी वरन संस्कृत साहित्य न्यायशास्त्र चिकित्सा शास्त्र आदि विषयों को भी शिक्षा दी जाती थी ताकि वे अच्छे नागरिकों के रूप में राज्य और समाज के लिए उपयोगी बनकर उनकी सेवा कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियाँ। बौद्ध काल में कुछ शिक्षण विधियाँ प्रचलित थीं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है सामूहिक शिक्षा पद्धति, वाद विवाद प्रणाली और भाषण में प्रवचन प्रणाली और प्रश्नोत्तर प्रणाली। बौद्ध काल में भी गुरु शिष्य संबंध अत्यंत ही प्रभावपूर्ण तथा मित्र जैसा था। बौद्ध काल में भी तक्षशिला जैसे शिक्षा संस्थानों का भी निर्माण किया गया था। इस काल को शिक्षा प्रणाली का प्रभावशाली था। अब वैदिक व बौद्ध शिक्षा की हम समानताएं देखते हैं। इसमें पहला है हमारा दोनों प्रणालियों में शिक्षा बाह्य इंद्रिय से मुक्त थी। मतलब जो दोनों प्रणालियों में शिक्षा हमारी बाह्य से मुक्त थी। दोनों प्रणालियों में शिक्षा विधि मुख्यतः मौखिक थी। दोनों प्रणालियों में छात्रों को दिनचर्या में एक रूपकता थी। दोनों प्रणालियों में शारीरिक दंड
सारथा वजह था। दोनों प्रणालियों में धार्मिक और नैतिक जीवन का प्रमुखता दी जाती थी। दोनों प्रणालियों में शिक्षा संबंधी संस्कारों का महत्व दिया जाता था। दोनों प्रणालियों में शिक्षा, भोजन और निवास की निःशुल्क व्यवस्था थी। तो हमने ये बेटा बौद्धकालीन शिक्षा और वैदिककालीन शिक्षा को देख लिया। अगर आपको मेरा ये पढ़ाना अगर पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।